नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे थे पिछले अध्याय में, पिछले मेरा जो व्याख्यान हुआ था आपके समक्ष, उसमें 1857 की क्रांति की, जिसे स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और बहुत ज़बरदस्त अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीयों ने विरोध किया और लगभग पूरे भारत में इसका प्रसार हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल तक, जब 1856 में भारत से बाहर गए, तब तक भारतीयों का जिस प्रकार से शोषण हुआ विभिन्न घटकों में, चाहे वो आर्थिक घटक रहा हो, चाहे सैनिक रहा हो, चाहे राजनीतिक रहा हो, चाहे उन कारणों का मैंने आपको बताया था। और आज हम बात कर रहे हैं सैनिक कारण की। देखिए, सीधी सी एक ये थी कि जब लॉर्ड डलहौजी भारत से बाहर गए थे, यानी वापस गवर्नर जनरल बनकर गए थे भारत से बाहर, तब लगभग 2,38,000 देसी सैनिक और 45,300 के आसपास विदेशी सैनिक थे। और जो देसी सैनिक थे उनकी संख्या अधिक होने के बावजूद भी उनको आर्थिक सुविधाएं कम थी, उनको प्रमोशन कम था, वेतन समान पद पर प्राप्त होने के पश्चात भी, चाहे अंग्रेजी सैनिक उसी पद पर है और भारतीय सैनिक उसी पद पर है, लेकिन उनका ज़्यादा था, अंग्रेजी सैनिक का वेतन ज़्यादा दिया जाता था। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि सेना में भत्ते, वेतन, पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ बहुत जबरदस्त भेदभाव की नीति थी। और एक साधारण भारतीय सैनिक को 7 या 8 रुपए का वेतन दिया जाता था, जिसमें उसके भत्ते और उसकी महंगाई का खर्च और वर्दी के पैसे भी उसी को देने पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ इसी रैंक के सैनिकों को, जो अंग्रेज सैनिक था, उसको 150 रुपये से ज़्यादा, 150 रुपये से ज़्यादा वेतन प्राप्त होता था। यहीं भारतीय सूबेदार की बात करें तो भारतीय सूबेदार को 35 रुपये मासिक था, जबकि अंग्रेजी सूबेदार को 200 रुपये से ऊपर दिया जाता था। और उसको वर्दी का और उसका जो यात्रा भत्ता है वो भी उसको अधिक दिया जाता था। ये एक बहुत भेदभाव की नीति थी। वो भारतीय सैनिक जो अपनी जान की बाजी खेल के अपने परिवार को छोड़कर सेना में करते थे और एक बाहरी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बात सबसे बड़ी है, तो प्रशासनिक जो सैनिक पदों में ये कि कंपनी ने कि ये जो डिफरेंस हुआ था, इससे जो नुकसान हो रहा था, इससे भारतीय सैनिक तो कहीं कहीं परिचित थे और वो जानते थे कि जब कभी भी इस प्रकार का अवसर आएगा तो वे एक जबरदस्त तरीके से आक्रमण करेंगे और अंग्रेजी सैनिकों को, अंग्रेजी सत्ता को हिलाने की कोशिश करेंगे। और वह 1857 का समय आ गया। यहाँ पर एक है कि भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति का जो अगर कहीं आ जाता था या रैंक में वो जो उपयुक्त थे, तो उनको उचित इनाम देके अन्यत्र कहीं भेज दिया जाता था और ऐसी जगह पर भेज दिया जाता था जहां पर कि उनका रैंक कम हो रहा हो। यानी एक स्थान पर अगर उसको प्रमोशन मिल रहा है या पदोन्नति हो रही है, वह अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको उस स्थान से हटाकर दूसरी तरफ स्थानांतरण कर दिया गया, जहां पर उसका क्रम नीचे आ गया। और उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित है, ये भी स्थित है। अंग्रेजों को भारतीय पर विश्वास नहीं था और इसलिए 1806 से लेकर 1855 के बीच भारतीय सैनिकों में कई कई जगह पर, सैनिक टुकड़ियों में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में बहुत विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। किंतु विद्रोह के सैनिकों को, जो विद्रोही सैनिक थे, उनको एक तरीके से सरकारी अपराधी बनाकर भीषण यातनाएं दी जाती थी। भारतीय सैनिकों को गोली से उड़ा दिया जाता था और इन कारणों से कहीं ना भीतर बहुत ज्यादा भारतीय सैनिकों में आक्रोश था। एक ये भी है कि उस समय हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों में ब्राह्मण, राजपूत, पठान, जाट, ये लोग बहुत ज्यादा थे और ये पूजा पाठी या धार्मिक मान्यताओं को लोग मान्यता करते थे। और जिन मान्यताओं को ये मानते थे या जिन संस्कारों को ये मानते थे, ठीक उनके विपरीत कार्य करने के लिए दिया जाता था। और उस समय एक बात देखो आम प्रचलित थी, भारत संयुक्त परिवार प्रणाली थी, या परिवार में था विदेश में जाना और विदेश की रहन सहन करना, खान पान करना। ये थोड़ा सा एक तरीके से सामाजिक बंदिश थी, या एक कि मनोवैज्ञानिक रूप से वे नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको भेजा जाता था। और इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक सेना का अधिनियम भी पारित कर दिया कि अब कहीं भी नियुक्ति होने पर उसे कहीं भी, कहाँ भी सेना में भेजा जा सकता है। भारत में भी भेजा सकता है, भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है, और ब्रिटिश के अन्यत्र कई उपनिवेश है वहां पर भी भेजा जा सकता है। ये एक अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग ने, डलहौजी ने रखा था और लॉर्ड कैनिंग ने आते ही इसको पारित कर दिया था। और उसको इसकी ये लिखित पहले ही अंडरटेकिंग, जिसको अपन कहते हैं शपथ पत्र दिया जाता है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती थी शपथ को, तभी उसको नौकरी पे चढ़ाया जाता था। एक बात और आती है कि जो सैनिक अयोग्य माने गए जाते हैं या कहीं पर उनको मेडिकल अनफिट होती थी, तो उनको विश्राम काल का वेतन नहीं देकर उनको वेतन काट दिया जाता। सैनिकों को अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन नहीं मिलेगी अगर वो वॉलंटरी अवकाश ले ले, जो 18 साल की या 20 साल की आवश्यक सेवाएं दी गई हैं।
अगर उसके बीच में उसका वो कहता है कि मैं समाज सेवा में जाना चाहता हूँ, तो उसकी जो पेंशन है या उसका जमा पूंजी जो सरकार में है वो भी उन्होंने हड़प लेने की कोशिश कर लिया, मतलब हड़पने की कोशिश क्या की, हड़पने का प्रावधान बना लिया। इससे भारतीय सैनिकों में धीरे 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 आक्रोश उत्पन्न हो गया और एक अग्नि इकट्ठी होने लगी। इसी वातावरण में जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये सब सैनिकों में आक्रोश था, विभिन्न सैनिकों में वेतन भत्ते, वर्दी, पेमेंट का, पदोन्नति और भारत में विदेश जाने की सेवा, भारतीय संस्कारों के विपरीत उनको काम करने की पद्धति, इन सब आक्रोश के बीच कारतूस की घटना सामने आती है, जो एक तात्कालिक कारण का रूप लेती है, और उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। बच्चों, हमको सबको पता है कि भाई 1857 क्रांति में सैनिक कार्य होता है कि भाई जो कारतूस ये इस्तेमाल किए गए थे उसमें हुआ। अब इस बात का खुलासा किस प्रकार से होता है वो आपको मैं थोड़ा सा रेखा देता हूँ कि भारतीय सैनिक जो थे उनके रीति रिवाज और जो उनकी परंपरा थी उसके विरुद्ध ये सारे उनके रीति रिवाज और परंपरा के विरुद्ध ये कार्य करने के लिए कहते थे। इसी प्रकार एक कारतूस की घटना हुई। एक कारतूस आई रेनफील्ड, एक बंदूक आई रेनफील्ड नाम का, एक एनफील्ड नाम था, एनफील्ड नाम का एक जो बंदूक थी, उसमें कारतूस को डाला जाता था और उसकी जो ऊपर टेपर था, जो उसका आवरण था, उसको मुंह से छीलकर उसको अलग किया जाता था। अब ऐसे में एक दमदम जो जगह थी वहां पर एक शस्त्रागार था, उसमें भारतीय अधिकारी ने एक सबॉर्डिनेट सैनिक को कहा और उसको एक खलासी को कहा कि इसको कारतूस को मुंह से खोलकर, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं, एक दमदम जो शस्त्रागार था उसमें एक खलासी को एक सैनिक अधिकारी ने कोई कार्य करने के लिए कहा। जब वो कार्य करने के लिए कहा तो उसने उसको उससे कार्य से मना कर दिया, या उसके कुछ पानी का या कुछ भोजन की थाली का जो है उठा झूठा जो भी अपन मानते हैं मान्यताएं उसको, तो ऐसा माना जाता है कि उसने कहा कि भाई सर तुम मुझे तो कह रहे हो, लेकिन उस कारतूस में जो गाय और सूअर की चर्बी है वो जो विभिन्न संप्रदायों के लिए दुखदाई है, उसका भी तो रोज आप कर रहे हो। इस प्रकार से ये जो बात लीक हुई वो धीरे 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 पूरी हो गई और 26 फरवरी 1857 को बहरानपुर में पहली बार ये सैनिकों ने विद्रोह किया और क्या बोला कि इस टुकड़ी को कर दिया, हम ये कारतूस काम में नहीं लेंगे और ये बंदूक काम में नहीं लेंगे। और अंग्रेजों ने सोचा कि अभी विद्रोह हो गया तो उन्होंने सैनिक टुकड़ी को ही भंग कर दिया और उस सैनिक टुकड़ी के जो सैनिक थे, उन जो सम्मिलित रूप से एक भावनात्मक जुड़ गए थे, उनको अलग अलग जगह पे नियुक्त कर दिया गया। और फिर कुछ समय बाद ही मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सैनिक जो है हम देखते हैं उसका चला था और केस चला, उसको फांसी की सजा हुई, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया आज्ञा की अनुपालना में। मई 1857 में लखनऊ और अवध में ये कारतूसों का प्रयोग करने से बंद कर दिया और वहां पर रोक दिया। अप्रैल 1857 में मेरठ में ये बात पहुंच गई और मेरठ के सैनिकों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया, घुड़सवार सैनिकों ने मना कर दिया। और जब उन्होंने 5 सैनिकों ने मना किया तो उनको अपराधियों की तरह सारे सैनिकों के सामने बेड़ियां पहनाकर ये लगाया। ये अंग सैनिकों को खुश नहीं हुआ और अंततः सारी सैनिकों ने इस पर जोरदार विद्रोह किया और 10 मई 1857 को साय 5 बजे सैनिक टुकड़ों में विद्रोह फैल गया। धीरे धीरे सारे और वहां के जो अधिकारी थे, एक नाम था उनका करम आइकेल, वो बड़ी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा उनको और विद्रोही सैनिक घुसे और कैदियों को मुक्त करा दिया। जितने भी कैदी लोग थे उनको, बंदी सैनिकों को बेड़ियों काटकर उन्हें अस्त्र प्रदान किए गए और जहां भी अंग्रेज मिले उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तत्पश्चात सैनिक विद्रोही की ओर चले और 11 मई 1857 को वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और जब दिल्ली की तरफ बढ़े तो उन्होंने फिर दिल्ली के आके बहादुर शाह जफर ने आदि पे मना कर दिया था कि भाई इसका सैन्य नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन अंततः उनको मानना पड़ा और बहादुर शाह जफर इस क्रांति के अग्रदूत बने या इस क्रांति के नेता बने। नाना साहब ने कानपुर में बाड़ संभाली, बुंदेलखंड में झांसी की रानी ने संभाली, मध्य में तांत्या टोपे ने संभाला और मराठा टोपे नामक मराठा समूह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व दिया। और बिहार में जगदीशपुर में हम देखते हैं कुंवर सिंह ने दिया। इस प्रकार कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरौली, मथुरा आदि प्रमुख केंद्रों पर ये क्रांतियां तेजी से अपने पांव पसारने लगी। 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर के सैनिक छावनी में हुई और जून 1857 को जो है नीमच में हुई और इसके बाद में अगस्त 1857 को एरनपुरा जोधपुर में और उसके बाद सितंबर में हम देखते हैं कि आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने जो ये आबू में एरनपुरा में ट्रेनिंग ले रही थी सैनिक टुकड़ी, वो वहां छोड़कर भागी और पावली का पाली मारवाड़ के पास में कुशालपुर आहुआ ठाकुर जो थे खुशहाल सिंह जी, उन्होंने उसकी मदद की। यद्यपि मारवाड़ के राजा तखत सिंह ने इस समय इतने उपयुक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की बल्कि उनको हाथों करने का प्रयास किया और सितंबर 1857 को जो है राजकीय सेना को पराजित करके ये सेना दिल्ली की तरफ कूच लगी और सारी की सारी सेनाएं जो है 1858 जनवरी 1858 में
आओ के सैनिकों ने जबरदस्त विरोध कर दिया। तो इस प्रकार, लेकिन यहां पर एक प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है कि पंजाब, बंगाल और दक्षिण के अधिकांश भाग शांत रहे और यहां तक कि सिंधिया भी शांत रहे। तो ये क्रांति का थोड़ा सा रहता है। इसके बाद अलग में हम अवध, झांसी और विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांति हुई, घटनाएं हुई और उसके परिणामों उस पर हम डालेंगे और विप्लव का दमन किया गया। फिर उसके बाद हम बताएंगे क्रांति का वास्तविक स्वरूप क्या था। तो आज मैंने आपको तत्कालीन क्रांति की घटनाएं और विभिन्न उनके सैनिक कारण और तात्कालिक कारण और किन किन स्थानों पर कौन कौन से व्यक्ति मिलते थे। कुंवर बिहार में जगदीशपुर था, वो में कुशल सिंह ठाकुर था और तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, झांसी की रानी थी और इन सब ने बहादुर शाह जफर को नेतृत्व बनाया। इन सब ने क्रांति का किया। तो हमने ये आज 1857 की क्रांति BA थर्ड ईयर जो है प्रथम पेपर आधुनिक भारत का इतिहास, उसके संबंध में बात की।